Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Our today's topic is harvesting and storage. ये हमारा लास्ट टॉपिक है इन द चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि स्टैंडर्ड 8 के NCERT बुक से रिलेटेड है. हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज आफ्टर होता है जितनी भी चीज़ें हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व्ड, उन सब में द लास्ट प्रोसेस इज हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. सो लेटिंग अस नो व्हाट इज हार्वेस्टिंग फर्स्ट. हार्वेस्टिंग इज अ कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मच्योर्ड. जब पूरा का पूरा आपका एग्रीकल्चर मच्योर हो गया है, बिल्कुल रेडी है टू कंज्यूम, उसके बाद होती है हार्वेस्टिंग. Harvesting is the season which brings a lot of happiness, as this is the time when the hard work of farmers brings results. हार्वेस्टिंग बहुत सारे अलग अलग कल्चर में, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में, बहुत डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंगली किया जाता है, क्रॉप्स के अकॉर्डिंगली किया जाता है. बट हार्वेस्टिंग का जो सीज़न है उसे हम सीज़न ऑफ हैप्पीनेस भी कहते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग या एट द बिगनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग जितने भी फार्मर्स का हार्ड वर्क है, जितना वो हमने अभी पढ़ा पिछले 5-6 स्टेप्स में, जितने भी वो प्रैक्टिसेस करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो बहुत टफ जॉब है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और उसका फाइनल रिजल्ट मिलता है हमें हार्वेस्टिंग के सीजन में. वंस द क्रॉप इज मच्योर्ड और फुल्ली रिपेन, जब हमारा क्रॉप बिल्कुल रेडी हो गया है, मच्योर हो गया है, बिल्कुल पक के तैयार है, दे आर कट एंड गैदर्ड, उनको एक साथ काट कर रखा जाता है, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग. इन सभी चीज़ों को जितना भी आपका क्रॉप्स है, वो किसी भी सीजन का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी सोर्स का हो, उन सभी चीज़ों को, सभी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को एक साथ काट कर रखा जाता है. सपोज़ अगर आपकी खेती गेहूं की है या चावल की है, तो आप उन सभी चीज़ों को एक साथ काट के रखोगे और फिर उनको एक साथ दूसरे प्रोसेसेस में लेके जाओगे, और इसी प्रोसेस को एक साथ कट करके अपनी एग्रीकल्चर को गैदर करके रखना, इकट्ठा करके रखना, उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. हार्वेस्टिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि सीजन, क्रॉप, वैरायटी, मैच्योरिटी पीरियड एक्सेट्रा. आपका क्रॉप कब मैच्योर हो रहा है, कब उसको हार्वेस्ट करना है, ये सब बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकते हैं. जैसे कि आपने किस सीज़न में क्रॉप लगाया है, वो रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है, क्रॉप की वैरायटी क्या है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है. हो सकता है कोई क्रॉप 6 मंथ्स में मैच्योर होने वाला हो, कोई 3 मंथ्स में मैच्योर होने वाला हो. तो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर. ओवर इरीगेशन, इरेगुलर सनलाइट कैन प्रोलॉन्ग रिपनिंग ऑफ क्रॉप्स. पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो हार्वेस्टिंग का पीरियड है या जितना समय लगता है वो बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि ओवर इरीगेशन हो जाना या इरेगुलर सनलाइट मिलना, ये सब चीज़ों की वजह से भी या तो बहुत जल्दी आपकी खेती मैच्योर हो सकती है या फिर डिले भी हो सकती है, विच दस डिलेज द हार्वेस्टिंग टाइम. अगर ओवर इरीगेशन हुआ है या अंडर इरीगेशन हुआ है या इरेगुलर सनलाइट मिली है, हो सकता है उस 6 महीने के दौरान बहुत कम धूप मिला हो, तो हार्वेस्टिंग के टाइम में डिले भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है. अर्ली हार्वेस्टिंग कॉज लॉस ऑफ अनरिपन ग्रेन्स. अगर आप लोग अर्ली हार्वेस्टिंग कर लेते हो, मतलब जल्दी अपनी क्रॉप्स को काट देते हो, फार्मर्स हमारे जो हैं वो अपनी क्रॉप्स को जल्दी काट देते हैं, तो वो अनरिपन क्रॉप्स का लॉस हो सकता है. वैसे क्रॉप्स जिनका अभी तक मैच्योरिटी पीरियड नहीं आया था, जो अभी यूज़फुल नहीं हुए थे, उनको भी साथ में काट देना एक्चुअली लॉस क्रिएट कर सकता है. वाइल डिलेड हार्वेस्टिंग लीड्स टू शेडिंग ऑफ द ग्रेन्स. और अगर जल्दी हार्वेस्टिंग कर लिए या फिर जल्दी क्रॉप्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं लेकिन आपने हार्वेस्टिंग में लेट कर दी, तो वहीं पे आपके सारे क्रॉप शेड ऑफ हो सकते हैं, झड़ के मिट्टी में ही गिर सकते हैं. तो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि किस समय पे आपका ग्रेन्स जो है वो राइप हो गया है, रेडी टू यूज़ हो गया है, या फिर हार्वेस्टिंग के लिए कम्प्लीटली रेडी है. बिसाइड्स दिस, rodents एंड इवन बर्ड्स ईट द ग्रेन्स. इसके सिवा अगर आपने हार्वेस्टिंग सही समय पे नहीं की है, जल्दी कर ली है या लेट कर ली है, उससे तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो ही रहे हैं. या तो अनरिपन ग्रेन्स मिल रहे हैं, लॉस ऑफ अनरिपन ग्रेन्स हो रहा है, या तो फिर शेडिंग ऑफ से भी आपको लॉस ही हो रहा है.
इसके सिवा रॉडेंट्स और बर्ड्स जो हैं उनसे भी ग्रेन्स को बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके खेत में चूहे का आतंक हो जाना या फिर बर्ड्स आ गए आपके खेत में, तो इन चीज़ों से भी आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। देयरफॉर इर्रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ द क्रॉप इज़ नेसेसरी एज हार्वेस्टिंग पीरियड अप्रोचेस। जैसे जैसे हार्वेस्टिंग पीरियड अप्रोच करता है, रेगुलर एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके खेतों की, इसलिए ताकि उसमें कोई भी चूहा या कोई भी बर्ड आपके हार्वेस्टेड क्रॉप को या फिर रेडी रिपेंड क्रॉप्स को बर्बाद ना करें। द गोल्डन येलो कलर इज द इंडिकेशन ऑफ रिपेंड क्रॉप्स फॉर पैडी, राइस एंड व्हीट। इस पिक्चर में जैसा आप देख पा रहे हो, ये जो इंडिकेशंस हैं बिल्कुल येलो कलर के क्रॉप्स जब हो जाते हैं, गोल्डन येलो कलर के जब आपके क्रॉप्स हो गए हैं, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपके क्रॉप्स बिल्कुल रिपेंड हैं। अगर वो पैडी है या राइस है या व्हीट है, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। अब आप कैप्सिकम का खेती करोगे और सोचोगे कि गोल्डन येलो कलर का आपको रिजल्ट मिलेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप पैडी, राइस और व्हीट का क्रॉप किए हो तो गोल्डन येलो कलर का इस तरह का जो रिजल्ट है वो आपको तभी दिखेगा जब आपका क्रॉप्स बिल्कुल रिपेंड हो गया है और बिल्कुल रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। Manually harvesting is done by the use of sickles, but it is tedious job as well as time consuming. मैनुअली हार्वेस्टिंग जो है हाथ से करना, मैनुअल का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें आप हाथ से कर रहे हो, तो मैनुअल हार्वेस्टिंग जो है वो सिकल्स के यूज़ से हो सकता है। इस पिक्चर में ये जो लेडी है वो सिकल का यूज़ कर रही है एज यू कैन सी हार्वेस्टिंग करने के लिए, पर ये बहुत ही ज़्यादा टेडियस जॉब हो सकता है। आई मीन बहुत धीरे धीरे और बहुत मेहनत वाला काम हो सकता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसीलिए हम लोग आज के टाइम पे मॉडर्न एग्रीकल्चर में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स आ गए हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं टाइम कंज्यूम करने के, आई मीन टाइम सेव करने के लिए और मेहनत कम करने के लिए। In recent times, machines called harvesters are used for harvesting, especially in large scale farming. अभी के टाइम पे कुछ मशीन्स आ गए हैं जैसे कि हार्वेस्टर्स। इस तरह के मशीन्स जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इसे कहते हैं हम हार्वेस्टर्स। ये हैं आपके हार्वेस्टिंग में हेल्प करने के लिए। इसमें मैनुअली कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत है। आई मीन 2 ड्राइवर, क्योंकि 2 है यहाँ पे। ट्रैक्टर के पीछे स्टोरिंग हो रही है और ये है हमारा हार्वेस्टर जो कि एक्चुअली ग्रेन्स को बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म में वहाँ से निकाल रहा है, आपके खेत से निकाल रहा है, जहाँ से आपको एक एक धान को काटना पड़ता, वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा एरिया को कंज्यूम कर ले रहा है। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब या तो फार्मर के पास बहुत ज़्यादा बड़ा लार्ज स्केल ऑफ फार्मिंग हो, बहुत बड़ा खेत हो, या फिर वो बहुत अच्छे से फाइनेंशियली इस्टेब्लिश्ड हो, फाइनेंशियली उसको कोई परेशानी ना हो इन सारी चीज़ों को खरीदने में। क्योंकि अगर आप मॉडर्न एग्रीकल्चर का अप्रोच रखते हो तो हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और वो इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल हेल्प ही दे सकती है। हर चीज़ आप हाथ से नहीं बना सकते और अगर आपके पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं है तो एक ही ऑप्शन बनता है कि आप मैनुअल चीज़ों का इस्तेमाल करो। This harvesting is followed by threshing of a crop has to be performed. हार्वेस्टिंग के बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस आती है इसी में हार्वेस्टिंग के अंदर, जिसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग भी 2 तरह से हो सकती है, एक होती है थ्रेशिंग की प्रोसेस, एक होती है विनोइंग की प्रोसेस। थ्रेशिंग क्या होता है वो देखते हैं। Threshing is the process in which the collected grains are separated from the chaff by beating or by threshing machine. जितने भी थ्रेशिंग के प्रोसेसेस हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं, कुछ फीमेल्स हैं जो कि थ्रेशिंग का वर्क कर रही हैं। इसमें जो फूड ग्रेन्स कलेक्टेड होते हैं, जो घास फूस के साथ जो कट के आए हैं खेत से, उनको पीट कर इस ड्रम के ऊपर, जैसा आप देख सकते हो एक ड्रम है यहाँ पे, इसकी जगह वुडन प्लैंक वगैरह भी हो सकते हैं। इस ड्रम के ऊपर इस घास फूस के जो बड़े बड़े से बंडल बने हुए हैं उनको पीट कर इससे धान को अलग किया जा रहा है, या फिर शैफ से वो जो ऊपर की लेयर होती है, एक छिलका आप बोल सकते हो, उससे धान को बिल्कुल अलग किया जा रहा है ताकि उसे रेडी टू यूज बनाया जा सके। सो दिस प्रोसेस ऑफ बीटिंग अप द एग्रीकल्चर क्रॉप्स टू गेट द शैफ आउट ऑफ द क्रॉप इज नोन एज
threshing. The next is, in small scale farming, chaff and grains are separated from each other by a process called winnowing. अब जब chaff और grains को threshing के थ्रू अलग अलग हटा दिया गया है, तो उसके बाद जो घास फूस है, जो गंदगी है, उसको मेन क्रॉप से अलग करना है, तो उसके लिए स्मॉल स्केल फार्मिंग में विनोइंग का काम किया जाता है. विनोइंग क्या है? इसमें एक्चुअली एक फीमेल एक हाइट पे खड़ी हो जाती हैं, उसके बाद अपने एक किसी भी यूटेंसिल में बहुत सारा ग्रेन्स रखती हैं, और जिस डायरेक्शन में हवा बह रहा होता है उसी डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होके अपना सारा का सारा ग्रेन्स को नीचे गिरा रही होती हैं. तो बिकॉज ऑफ द विंड, जितना भी शैफ है और जितना भी कचरा है वो बहुत लाइट वेटेड है, तो वो उड़कर दूसरी जगह जमा हो जाता है, और जो मेन ग्रेन है वो दूसरी जगह कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शैफ और मेन ग्रेन्स बिल्कुल डिफरेंट जगह पे इकट्ठे हो गए हैं और सेपरेट हो गए हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग. विंड की हेल्प से चीज़ों को अलग अलग करना. The next is, harvesting is considered as a festival in most part of the country, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसा लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं. आई डोंट मीन टू से कि सिर्फ खेत में जाके काम करना ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. फैक्ट्रीज में भी जो फर्निशिंग होती है, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है, वो सारी चीज़ें भी जो है वो एग्रीकल्चर में ही आती हैं, जैसा हमने कैश क्रॉप्स वगैरह में पढ़ा था. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग फेस्टिवल से रिलेटेड हैं, मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, तो हमारे कंट्री में, स्पेशली इंडिया में, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ अ टाइम ऑफ जॉय वेयर द फ्रूट्स ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ फार्मर्स कम टू रियलिटी. ये एक ऐसा समय है जब एक्चुअली हार्ड वर्क जो है फार्मर्स का, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, वो उनको रियलिटी में नज़र आने लगता है कि उनके क्या अपब्रिंगिंग है, जितना भी वो चीज़ें अपने खेत में इन्वेस्ट किए थे उन सब का उनको आउटपुट कितना मिला है. सम ऑफ द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स आर पोंगल, बिहू एक्सेट्रा. कुछ ऐसे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स जो कि डिफरेंट स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हो. डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीका है अपने खुशी को एक्सप्रेस करने का और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का. Now, after the harvesting of crops, it is equally important कि आप उन सारे क्रॉप्स को अच्छे से स्टोर करके भी रखो. अगर स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स अच्छे से नहीं होगी तो वो पूरा का पूरा ग्रेन्स बर्बाद हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप उन चीज़ों को ठीक कर सको जो आपने पहले स्पॉइल की है. सो इन केस ऑफ स्मॉल स्केल कल्टीवेशन, फार्मर्स यूज द हार्वेस्टेड क्रॉप फॉर देमसेल्व्स, व्हाइल लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केटिंग. अगर आपने स्मॉल स्केल में कल्टीवेशन किया है, आपके पास छोटी मोटी सी खेत है, तो या तो फार्मर्स वो जो क्रॉप्स उगाते हैं, छोटे फार्मर्स जो होते हैं, स्मॉल स्केल के जो फार्मर्स होते हैं, वो बेसिकली एग्रीकल्चर करते हैं अपने लिए कि आप अपने साल भर खाना खा सको, बस उतनी ही खेती कर पाए. लेकिन जो लार्ज स्केल के प्रोडक्शंस होते हैं, बड़े बड़े खेत जिनके पास होते हैं, वो लोग करते हैं मार्केटिंग के लिए. अब ऑफकोर्स अगर आपको चावल चाहिए तो आप खेत में जाके उगाते ही नहीं हो, आप इनडायरेक्ट किसी ना किसी फार्मर्स के थ्रू ही आपके नियर बाई शॉप्स में आते हैं और आप उन्हें खरीद लेते हो. तो यही एक प्रोसेस है जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, आप उसे कंज्यूम कर पाते हो. डिफरेंट फार्मर्स हैं, डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं और आपके लिए डिफरेंट प्लेसेस में मार्केट में वो चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं. Thus the cultivators have to store the grain. ऑफकोर्स अगर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हुई है और आपको साल भर वो ग्रेन को कंज्यूम करना है, तो जो कल्टीवेटर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको स्टोर करके रखना पड़ता है वो ग्रेन्स को अच्छे से, क्योंकि अगर ग्रेन्स ख़राब हो जाएंगी तो ऑफकोर्स वो कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा, ना तो वो खुद फार्मर कर पाएगा, ना ही वो मार्केट में उसे सेल कर पाएगा. फॉर दिस प्रॉपर स्टोरेज स्पेस हैज़ टू बी अरेंज्ड. और क्योंकि स्टोर करके रखना है तो फूड के अकॉर्डिंग, क्रॉप के अकॉर्डिंग आपका स्टोरेज स्पेस भी होना चाहिए. ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे बहुत अच्छे से स्टोरेज हो सके, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आए, जहाँ का छत अच्छे से बना हुआ हो. इनएडिक्वेट स्टोरेज स्पेस एंड इम्प्रॉपर स्टोरेज मेथड्स कैन लीड टू अ ह्यूज ग्रेन लॉस.
अगर आपके पास प्रॉपर स्टोरेज का स्पेस नहीं है, आपके पास प्रॉपर स्टोरेज की मेथड्स नहीं हैं, या आपके पास ऐसा कोई जगह है जहाँ पे आप स्टोर करके तो रखे थे पर बिकॉज ऑफ द अनकंडीशनल थिंग्स जैसे कि बारिश का आ जाना या चूहों का घुस जाना या कीड़ों का लग जाना, ये चीज़ों को अगर आपने नोटिस में नहीं रखा है तो आपके क्रॉप्स बर्बाद हो सकते हैं और आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इन दिस पिक्चर आप देख सकते हो किस तरह से ये चीज़ें वर्कआउट करती हैं। यहाँ पे 2 जगह पे स्टोरेज किया गया है ग्रेन्स का, और इन ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए 2 तरह के अलग अलग जगह आपको अवेल करवाई गई हैं। जैसे पहला वाला जो है वहाँ पे है डैमेज रूफ, अगर बारिश आई और यहाँ पे जो ग्रेन्स रखे हुए हैं उन पे पानी गिरी तो सारा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे पक्का रूफ है, एकदम बेस्ट है क्योंकि यहाँ से पानी नहीं चुएगा, अंदर रूम के अंदर नहीं आएगा, क्रॉप्स के ऊपर नहीं गिरेगा, तो क्रॉप्स को बिल्कुल सूखा प्लेस मिला है जहाँ पे वो अच्छे से रह सकते हैं। पाइल ऑफ लॉस ग्रेन ऑन द ग्राउंड, या ऐसे ही बस गठरी बना बना करके या एक जगह जमा करके क्रॉप्स को रखा गया है। इससे बेटर होगा कि आप एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर थोड़ा ऊपर करके ज़मीन के लेवल से और बोरों में भर के अपना सामान को रखें, क्रॉप्स को रखें, ताकि वो ज़मीन में जो गंदगी है उससे ना मिले। पहला, वो गंदा नहीं होगा आपका क्रॉप्स। दूसरा, ज़मीन से ऊपर के लेवल में रहेगा तो चूहे उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और तीसरा, चींटी वगैरह भी नहीं लगेगी। विंडोज़ हमेशा बंद करके रखें, खुला विंडो रहेगा तो ऑफकोर्स कोई ना कोई बर्ड वगैरह अंदर आ ही सकता है, कोई भी आ सकता है, तो वो नहीं हो सकेगा अगर आपका विंडो बंद है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर स्टोरेज करना चाहते हो अपने फूड ग्रेन का तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा रूम हो जहाँ पे एयर टाइट हो, सनलाइट टाइट हो और पानी लीकेज प्रूफ वगैरह हो। In addition to pests and rodents, microbes like bacteria, fungi and environmental conditions such as moisture and temperature might attack the stored grains. अगर ये सब चीज़ों से आप बच गए तो भी ये जो पेस्ट होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, दीमक वगैरह, वो लग सकते हैं। रॉडेंट्स, चूहे लग सकते हैं। माइक्रोब्स, छोटे मोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई एंड एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडा भी आपके टेम्परेचर में ऊपर नीचे होना भी आपके क्रॉप को बर्बाद कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों से भी आपको अपने क्रॉप को बचा के रखना है। इफ़ यू वांट कि आपका जो क्रॉप जितना अच्छा हार्वेस्ट हुआ था उतने ही अच्छे से अगर आप स्टोर करके रखोगे तो ऑफकोर्स यू विल गेट बेटर प्रॉफिट्स। Therefore, proper treatment is required before the grains are stored. अच्छा, ये जो मॉइस्चर और टेम्परेचर का बात हम लोग कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी पड़ती है क्रॉप्स को स्टोर करने के पहले। कैसी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। रॉडेंट इन्फेस्टेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स डालेंगे, चूहों को मारने की दवाई डाल देंगे रूम के अंदर तो चूहे नहीं आएंगे, तो उससे हमारा रॉडेंट से तो हमारा क्रॉप्स बच गया, चूहों से बच गया। A moist environment results in fungal growth on the grains. This can be avoided by proper drying of grains in sunlight. क्योंकि हमारे जो ग्रेन्स हैं उसको प्रॉपर इरिगेशन एंड ऑल मिली है तो गीले हैं, उनको स्टोर करने के पहले अगर आप धूप में सुखा के रखोगे तो वो बर्बाद नहीं होंगे, उनमें कीड़े नहीं लगेंगे, फंगल ग्रोथ नहीं होगा। अनदर मेथड इज फ्यूमिगेशन वेयर केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्यूमिगेशन, जैसे हम लोग जब खेत में हमारा क्रॉप्स था हम लोग पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे कर रहे थे, वैसे ही फ्यूमिगेशन भी एक केमिकल है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस को हमारे क्रॉप्स के पास आने से रोकता है। After proper treatments, grains have to be stored in gunny bags or granaries and deposited in the godowns. इन सभी ट्रीटमेंट के बाद, धूप में सुखाने के बाद, पेस्टिसाइड्स देने के बाद, फ्यूमिगेशन करने के बाद सारे क्रॉप्स को अच्छे से बोरे में पैक करना है। ग्रेन्स को गनी बैग्स में, बोरों में पैक करना है और फिर ग्रेनरीज में या फिर गोडाउन्स में स्टोर करके रखना है। ऐसे प्लेसेस में स्टोर करना है जहाँ पे नॉर्मल सनलाइट और टेम्परेचर जाती हो, हवा का जाना आना हो, लेकिन बारिश की पानी वहाँ ना जाए या किसी भी तरह का और लीकेज वगैरह वहाँ पे ना हो। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये ग्रेनरीज का पिक्चर है।
जहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स को गनी बैग्स में पैक करके स्टोर करके रखा गया है। जब भी मार्केट में इसकी नीड होगी ये यहाँ से ले जाकर वहाँ पे सेल किया जाएगा। Thus we see how harvesting and storage of grains form an important part of the crop production. So हमने इस वीडियो में देखा कि हार्वेस्टिंग और स्टोरेज एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन का कैसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छी कल्टीवेशन की है, आपने बहुत अच्छा क्रॉप्स उगाया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने अच्छे से हार्वेस्ट नहीं किया, राइट टाइम पे हार्वेस्ट नहीं किया, या फिर अगर आपने अच्छे से उसे स्टोर नहीं करके रखा, तो एंड रिज़ल्ट फार्मर्स का लॉस ही है। और साथ ही साथ हो सकता है कि आपके कंट्री में खाने की कमी पड़ जाए। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो जिस तरह से हमने ड्यूरिंग द क्रॉप कल्टीवेशन पूरी चीज़ों का ध्यान रखा था, इरिगेशन का, पेस्टिसाइड्स का, वीडिंग का, मैन्योरिंग का, वैसे ही हार्वेस्टिंग और स्टोरेज का ध्यान रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज हमने स्टैंडर्ड 8 का फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीटली पूरा कर लिया है। इसके जितने भी वीडियो लिंक्स हैं हम डिस्क्रिप्शन में उसे ऐड कर देंगे। आप लोगों ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द लिंक, सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। थैंक यू।